विजन पॉइंट सिर्फ खबर ही नहीं, खबर की हकीकत भी। देखिए शेख इम्तियाज अहमद के साथ। मैं हूं शेख इम्तियाज अहमद, आप देख रहे हैं विज़न पॉइंट। आज मैं आपके सामने जो अहम स्टोरी, जो डॉक्यूमेंट्री लाया हूं वो आसाम से है। और मैं समझता हूं कि ये जो पूरा सिस्टम है, एक दिल दहला देने वाले सिस्टम में आसाम के मुसलमानों पर क़ानूनी शिकंजा कस दिया गया। मुसलमानों की मुस्लिम मैरिज एक्ट को ख़त्म करके स्पेशल मैरिज एक्ट लाकर मुसलमानों की शादी को एक क़ानूनी शिकंजे में, एक कलेक्टोरिएट और एक अदालती कार्रवाई में बदल कर रख दिया गया है। आप देखिए कि और इसके साथ ही ये कहा जा सकता है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के नाम पर बड़ी हद तक हिंदू मैरिज एक्ट पर अमल करने पर मजबूर भी कर दिया गया है। अच्छा, ख़ास बात यह है कि ये सवाल तो किया जा सकता है ना कि आखिर भारत में ऐसी कौन सी स्टेट है या कौन सा क़ानून है जहाँ पर एक पूरी कौम को, एक पूरी मिल्लत को आप ये मजबूर कर दें कि वो स्पेशल मैरिज एक्ट पर अमल करें। पूरे स्पेशल मैरिज एक्ट तो एक इंडिविजुअलिटी के लिए बनाया गया था, जहाँ पर दो मुख्तलिफ मज़ाहिब के लड़का और लड़की आपस में शादी करते हैं। उसका मतलब है कि लादीन बेदीन, यानी आपको दीन पर इस पर कोई अमल नहीं करना है, दीन के किसी क़ानून, किसी शरीयत और किसी पर्सनल लॉ पर इस पर आपको अमल नहीं करना है। इसलिए स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया गया था। लेकिन पूरे आसाम के मुसलमानों को मजबूर कर देना कि वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही शादी करें, ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। आप जानते हैं कि आसाम एक पूरी मुस्लिम स्टेट है, 50% तक वहाँ पर आबादी है। और अंग्रेज़ों के ज़माने में मुस्लिम उलमा की एक बड़ी कौंसिल, एक कमेटी ने वहाँ पर मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट बनाया था। इसके तहत मुसलमानों को शादी तलाक़ के पूरे मामलात अपनी शरीयत के मुताबिक, अपने पर्सनल लॉ के मुताबिक करने का पूरा हक़ था, पूरे इख्तियारात हासिल थे। मगर आसाम हुकूमत ने 23 फरवरी 2024 को इसे रिपील और मनसूख कर दिया और इसकी जगह पर स्पेशल मैरिज एक्ट लाया गया। अब आप देखें कि मीडिया में मुसलसल ये ख़बरें आती रही कि साहब ये आसाम जो हुकूमत है उसका ये पर्सनल लॉ, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ एक बहुत बड़ा क़दम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक प्रोपेगेंडा है। आसाम हुकूमत के लिए बिल्कुल आसान नहीं है कि वो कोई यकसा सिविल कोड लाए, और ना वो इस जानिब कोई पहला क़दम उठा रही है। आसाम में 3.88 मिलियन ट्राइबल तबक़ात रहते हैं, जिनमें 23 तबक़ात शामिल है। इनका कल्चर, इनके मजहबी रस्म व रिवाज, इनके शादी ब्याह के क़वानीन, ये सब इतने मुख्तलिफ है और इन पूरे तबक़ात को किसी कीमत पर यकसा सिविल कोड कबूल नहीं है। तो ज़ाहिर है कि आसाम हुकूमत ने बहुत सोच समझ कर, बहुत प्लानिंग के साथ सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ को निशाना बनाया, शरीयत मोहम्मदी को निशाना बनाया, और इस तरह बनाया गया कि पूरी मुस्लिम कौम को एक स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने पर मजबूर कर दिया गया। अब स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है? तो इसमें साफ लिखा है कि आप किसी शरीयत पर, किसी दीन पर अमल नहीं कर सकते, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन एंड कास्ट। जबकि मुस्लिम मैरिज एक्ट में ये साफ लिखा था कि मुसलमानों को अपने क़वानीन, पर्सनल लॉ और शरीयत मोहम्मदी पर अमल करने का पूरा हक़ है, और इसी के तहत वो अपने लड़का और लड़की की शादी की उम्र भी तय कर सकते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट के आप सेक्शन 4 में देखें तो उसमें तो ये तय कर दिया गया कि मुस्लिम लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए। अच्छा, स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन लाजिम नहीं था, बल्कि क़ाज़ी के ज़रिए, क़ाज़ी के सामने की गई निकाहनामा काबिल क़बूल था और मैरिज ऑफिसर इसी बुनियाद पर आपकी शादी को रजिस्टर्ड करता। लेकिन अब मैरिज ऑफिसर के बग़ैर की गई शादी को गैर क़ानूनी करार दिया गया है, उस पर FIR दर्ज की जाएगी। बल्कि स्पेशल मैरिज एक्ट में ये लाजिम कर दिया गया है कि सेरेमनी ऑफ मैरिज इन द प्रेजेंस ऑफ मैरिज ऑफिसर्स। अच्छा, मुस्लिम मैरिज एक्ट एंड डिवोर्स एक्ट में ये भी लाजिम था कि मुस्लिम लड़का लड़की की शादी किसी गैर मुस्लिम से नहीं हो सकती। ये बहुत अहम है, देखिए आप, कि किसी गैर मुस्लिम से एक मुस्लिम लड़की बिलखुसूस किसी कीमत शादी नहीं कर सकती, मुस्लिम लड़का भी नहीं कर सकता। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में मुस्लिम लड़की को ये हक़ व क़ानूनी इख्तियार दे दिया गया कि वो किसी भी गैर मुस्लिम लड़के से शादी कर सकती है। बल्कि स्पेशल मैरिज एक्ट की बुनियाद ही दो मुख्तलिफ मज़ाहिब के लड़का और लड़की के दरमियान शादी को रजिस्टर्ड करना है। हाँ, लेकिन अगर कोई मुस्लिम लड़का गैर मुस्लिम लड़की से शादी करेगा तो उस पर लौ जहाद का क़ानून होगा, उस पर एंटी कन्वर्जन लॉ होगा और ये मुकदमात उस पर दायर कर दिए जाएंगे। लेकिन एक मुस्लिम लड़की को गैर मुस्लिम से शादी करने पर पूरे तहफ़्फ़ुज़ात दे दिए गए हैं। दूसरी अहम बात यह है कि मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट में
इमारत शरिया का काजी, पर्सनल लॉ का काजी और औक़ाफ़ बोर्ड के काजी, इसके निकाहनामा काबिल क़बूल थे। इसको कई बड़ी हद तक इसको एक क़ानूनी अहमियत और हासिल थी, वैलिड थे ये। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में पूरे निज़ाम क़ज़ा का ख़ात्मा कर दिया गया है। ना इमारत शरिया का काजी, ना पर्सनल लॉ का काजी, ना औक़ाफ़ बोर्ड का काजी, किसी भी काजी सिस्टम को यहाँ पर गैर क़ानूनी करार दिया गया है, बल्कि काजी से निकाह कराने को जुर्म करार दिया गया है। FIR दर्ज की जाएगी। अच्छा, मुस्लिम मैरिज एक्ट में एक मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट में एक अहम बात ये थी कि एक मुस्लिम मर्द को दूसरी शादी करने का हक़ व इख्तियार हासिल था। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट के जो 4 सेक्शन है उसमें मुस्लिम मर्द की दूसरी शादी को गैर क़ानूनी करार दिया गया है। उस पर भी FIR होगी, जेल होगी, पुलिस केस होगा। लेकिन आसाम के 23 जो तबक़ात हैं उनको हासिल है, वो चाहे तो कर सकते हैं दूसरी शादी। तीसरी, वो बागात का इलाक़े हैं बहुत सारे, तो ये इत्तलात है हमारे पास, ये रिकॉर्ड हैं कि बहुत सारे गैर मुस्लिम तबक़ात ख़ासकर बोडो क़बाइल वगैरह मुस्लिम लड़कियों से दूसरी शादी करते हैं। ये एक अलग से सब्जेक्ट है, लेकिन ये एक मसला आ रहा है और इसीलिए वहाँ पर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड ला नहीं सकती, लाने नहीं जा रही है आसाम हुकूमत। ये मीडिया का प्रोपेगेंडा है। स्पेशल जो मैरिज एक्ट हैं इसके अंदर लव जहाज से लेकर एंटी कन्वर्जन लॉ, ये पूरे क़ानून इसमें शामिल कर दिए गए हैं। मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट में एक बात ये थी कि आप जो शरीयत ने जिन रिश्तों पर कहा है कि आप फूफी, खाला, चाचा, मामू, इन लड़का लड़की की आपस में शादी हो सकती है। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में इस शादी को गैर क़ानूनी करार दिया गया है। अब कोई मुस्लिम ख़ानदान आपस में शादी नहीं कर सकता और चूँकि आसाम के में जो क़बाइली निज़ाम हैं तो 30 से 40% शादियाँ आपस में और ख़ानदान में होती थी, जिससे अब गैर क़ानूनी करार दे दिया गया है। ऐसा करने पर जेल हो सकती है। स्पेशल मैरिज एक्ट में मैरिज ऑफिसर को सेक्शन 4 की बुनियाद पर डाउट्स पर आपका निकाह रोक देने का हक़ हासिल है। वो चाहे तो कोई डाउट्स आ जाए, कोई शक आ जाए, डॉक्यूमेंट में कोई शक आ जाए, आपके बयान में शक आ जाए, तो वो आपका निकाह रोक सकता है। बहरहाल, अब इन तमाम क़ानूनी मराहिल और पाबंदियों से गुज़रने के बाद जब मुस्लिम लड़का और लड़की की शादी का मरहला आता है तो ये शादी भी कितनी मुश्किल बना दी गई है। आप देखिए कि पूरी शादी को एक अदालती कार्रवाई बनाकर क़ानूनी मसाइल में उलझा दिया गया है। स्पेशल मैरिज एक्ट में अब मुसलमानों को शादी करना भी बहुत मुश्किल तरीन एक क़ानूनी पेचीदगियाँ हैं पूरी। अब देखें शादी कैसे होगी। सबसे पहले ज़िला कलेक्टर या कमिश्नर जो मैरिज ऑफिसर का तक़र्रुर करेगा, उससे ये पूरे इख्तियारात हासिल होंगे कि मुस्लिम लड़का और लड़की की शादी के डॉक्यूमेंट चेक करें और उन्हें शादी की इजाज़त दें। 30 दिन पहले मैरिज ऑफिसर के सामने लड़का और लड़की को एक रिटन एग्रीमेंट, एक डिक्लेरेशन देना होगा कि वो अपनी राज़ी मर्ज़ी से शादी करना चाहते हैं। इस डिक्लेरेशन के बाद मैरिज ऑफिसर इस को अपनी सहूलत से पब्लिश करेगा, नोटिस शाये करेगा, तस्वीरें लगाएगा कि 30 दिन के अंदर अगर किसी को कोई एतराज़ है तो अपना एतराज़ दाखिल कर दे इस शादी पर। अच्छा, फिर इस शादी पर स्टेट का कोई भी शख्स मैरिज अपनी एतराज़ दाखिल कर सकता है। सेक्शन 7 के मुताबिक इस शादी पर एतराज़ करने का हक़ हर मज़हब के और स्टेट के हर शख्स को हासिल है। ऑब्जेक्शन के बाद स्पेशल मैरिज एक्ट में ऑफिसर फ़ौरन शादी को रोक देगा। अब उसकी जो बुनियादें बताई गई है कि भाई ऑब्जेक्शन कैसे लेना है, तो अगर किसी शख्स के पास ये सबूत है कि मुस्लिम लड़का लड़की की उम्र 18 साल से कम और लड़के की 21 साल से कम है तो वो ऑब्जेक्शन दाखिल कर देगा। दूसरा है प्रोहिबिटेड रिलेशन, यानी वही जैसे मैंने आपसे कहा कि चाचा, मामू, खाला, फूफी के लड़का और लड़की आपस में शादी नहीं कर सकते। तीसरी एक बात ये डाल दी गई कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अब अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की भी कोई ख़ास तारीफ़ नहीं की गई, बस रियासत का कोई भी शख्स, स्टेट का कोई भी शख्स ये चैलेंज कर दे कि ये लड़का और लड़की में से कोई एक नफ्सियाती बीमारी का शिकार है, हैज़ बिन सफरिंग मेंटल डिसऑर्डर, तो तहक़ीक़ात तक मैरिज ऑफिसर शादी रोक देगा। चौथा है पॉलीगैमी एंड स्पाउस रिलेशन, जिसे कहते हैं कि कोई लड़का और लड़की किसी भी तरह से कोई रिश्ते में हैं अगर, तो ठीक है वो उनकी शादी रोक दी जाएगी। लेकिन अगर मुस्लिम मर्द ने बाज़ाब्ता तलाक़ नहीं दी है तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकता, उसे रोक दिया जाएगा। अब ऑब्जेक्शन दाखिल होने के बाद सबसे पहली बात आप गौर कीजिए कि ऑब्जेक्शन करने वाले को किसी क़ानून का पाबंद नहीं किया गया। अगर उसका ऑब्जेक्शन गलत साबित हो तो कोई जुर्माना और कोई सज़ा उस पर नहीं है, बस उसे ऑब्जेक्शन दाखिल कर देना है और मैरिज ऑफिसर इस शादी को रोक देगा। अच्छा, सबसे अहम पॉइंट आप याद रखिए कि मैरिज ऑफिसर को सिविल जज के इख्तियारात दे दिए गए हैं। शायद इंडिया में किसी भी मैरिज ऑफिसर को सिविल जज के इख्तियारात नहीं दिए गए।
इन इख्तियारात के सबब मैरिज ऑफिसर किसी भी फैसले के ख़िलाफ़, आप मैरिज ऑफिसर के कोई फ़ैसले को क़ानूनी चैलेंज नहीं कर सकते, आपको कबूल ही करना है इसको, वो पूरा हक़ और इख्तियारात रखता है। अब अगर मैरिज ऑफिसर इंक्वायरी के बाद आपकी शादी रोक दें तो आप शादी नहीं कर सकते, मुस्लिम ख़ानदान शादी नहीं कर सकता, ये शादी गैर क़ानूनी होगी, इस पर FIR दर्ज होगी, इस पर जेल होगी, इस पर जुर्माना होगा। हाँ, इस शादी के बाद, इस मैरिज ऑफिसर के शादी रोक देने के बाद मुस्लिम ख़ानदान को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करने का हक़ हासिल होगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को वक्त का पाबंद नहीं बनाया गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर आपके हक़ में फ़ैसला देता है तो आप शादी कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला देता है तो आप शादी नहीं कर सकते। ये शादी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करार देकर शादी तोड़ दी जाएगी, जेल, जुर्माना और जो है इस पर आप पर लागू कर दिया जाएगा। इस तरीक़े से जो है मुस्लिम मैरिज एक्ट में लाकर आसाम के पूरे मुसलमानों को एक तरह से फंसा दिया गया है, क़ानूनी पेचीदगियों में उलझा दिया गया है। और मुस्लिम मैरिज ऑन डिवोर्स एक्ट, जिसे 100 मुस्लिम्स की उलमाए दीन की एक कमेटी ने बहुत सोच समझकर तैयार किया था, शरीयत के मुताबिक उसे रिपील्स और मनसूख कर दिया गया है। अब आप देखें कि क्या हो सकता है, तो जाहिर है कि इसे कबूल नहीं किया जा सकता। एक तो आप कैसे एक पूरी कौम को स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने पर मजबूर कर सकते हैं, इसका एक पूरा अलग क्राइटेरिया पर अलग सिस्टम है। दूसरे ये कि किसी स्टेट को ये हक़ हासिल नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जिन क़वानीन को तहफ़्फ़ुज़ दिया है, कोई स्टेट उसे रिपेल और मनसूख करे। इसे स्टेट में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। हमें खामोश नहीं बैठना चाहिए। खामोशी से कबूल करने का मतलब है कि आसाम के लाखों मुसलमानों को शरीयत मोहम्मदी से महरूम कर देने का हम सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, और हमारी इस खामोशी के सबब मुल्क की दूसरी रियासतें भी इस पॉलिसी को इख्तियार कर सकती है। हमें अपने जमहूरी हक़ का इस्तेमाल करते हुए एहतजाज और क़ानूनी जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। इजाज़त दीजिए, देखते रहिए विज़न।